जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 9th हिंदी स्पर्श बुक के दूसरे चैप्टर यानी एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक प्रश्न का उत्तर ही मैं बहुत ही सरल शब्दों में आप सभी को बताऊंगा। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। और ये जो सारे क्वेश्चन लिए गए हैं ये नई बुक से लिए गए हैं, जो आपका नया सिलेबस 2025-26 के लिए जारी हुआ है, उस सिलेबस से ये क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न का उत्तर अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, तो ये मौखिक प्रश्न है यहाँ पर, तो हम सभी क्वेश्चंस का उत्तर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो अग्रिम दल का नेतृत्व उपनेता प्रेमचंद कर रहे थे। कौन कर रहे थे? उपनेता प्रेमचंद। अगला है लेखिका को सागरमाथा नाम क्यों अच्छा लगा। ठीक है ना, तो लेखिका को यह नाम अच्छा लगा क्योंकि एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और सागरमाथा का अर्थ होता है सागर का मस्तक यानी समुद्र का मस्तक। ठीक है, जो कि एक ऊंचे स्थान को दर्शाता है और इसलिए लेखिका को सागरमाथा नाम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा। यानी लेखिका ने जब एवरेस्ट की तरफ देखा तो ध्वज की तरह यानी झंडे की तरह उनको क्या दिखाई दिया। तो देखिए, लेखिका ने एक भारी बर्फ का टुकड़ा देखा। देखिए, जब वो एवरेस्ट की तरफ देख रही थी तो उनको भारी बर्फ का बड़ा फूल यानी प्लूम देखा। इसका मतलब क्या है कि बर्फ उड़ती हुई उनको दिखाई दी। ठीक है ना, बर्फ उनको उड़ती हुई दिखाई दी, जो पर्वत शिखर पर लहराता हुआ ध्वज जैसा लग रहा था। कैसा लग रहा था? ध्वज जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई झंडा जो है पर्वत शिखर पर लहरा रहा हो। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई थी और कितने लोग घायल हुए थे। तो लिखेंगे कि हिमस्खलन से 16 शेरपा कुलियों के दल में से यानी 16 लोग गए हुए थे। उन 16 लोगों के समूह में से एक की मृत्यु हुई थी हिमस्खलन की वजह से। किसकी? एक की मृत्यु हुई थी हिमस्खलन की वजह से। ठीक है, और 4 लोग घायल हो गए थे। एक व्यक्ति और मरा था लेकिन उसकी मृत्यु, एक रसोइया मरी थी। ठीक है ना, रसोइया मरी थी लेकिन वो जलवायु की वजह से मरी थी, ना कि हिमस्खलन की वजह से। याद रखिएगा। ठीक है ना, तो हिमस्खलन की वजह से केवल एक की मृत्यु हुई थी और 4 लोग घायल हो गए थे। इतना आप लोग लिखेंगे। चलिए भाई पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा। ठीक है ना, तो मृत्यु के अवसाद यानी मृत्यु के दुख को देख करके, यानी जब वो मर गई, रसोइया भी मर गई और एक व्यक्ति और मरा, तो उन दोनों की मृत्यु को की वजह से सभी लोगों के अंदर दुख व्याप्त हो गया था। ठीक है ना, तो उस व्याप्त दुख को देख करके कर्नल खुल्लर ने कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में यानी इतने बड़े टास्क में खतरों को और कभी कभी मृत्यु को भी सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। अर्थात मृत्यु को भी हमें सरलता से स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना बड़ा टास्क है कि इसमें जरूर कोई ना कोई, किसी न किसी की मृत्यु होती ही रहेगी, क्योंकि ये टास्क बहुत बड़ा है। ठीक है ना, इसलिए हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। छठवां क्वेश्चन है कि रसोई सहायक की मृत्यु आखिर कैसे हुई, है ना। तो लिखेंगे कि रसोई सहायक की मृत्यु जलवायु अनुकूल ना होने के कारण हुई। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी और उस ठंड में वो सहन नहीं कर पाई ठंड को और उनकी मृत्यु हो गई, है ना। तो जलवायु अनुकूल नहीं थी। सातवां क्वेश्चन है कि कैंप 4 यानी कैंप नंबर 4 जो है वो कहाँ पर और कब लगाया गया था। तो लिखेंगे कि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई के दौरान कैंप नंबर 4 जो है ये 29 अप्रैल को 7,900 मीटर की ऊंचाई पर साउथ कोल में स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था? साउथ कोल में स्थापित किया गया था 29 अप्रैल को, याद रखिएगा। आठवां क्वेश्चन है कि लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया। तो लिखेंगे कि लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय कैसे दिया कि मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ, एकदम नौसिखिया हूँ और यह मेरा पहला अभियान है। ठीक है, इतना कह करके उन्होंने अपना परिचय दिया, यानी कि उन्होंने बताया कि मैं एकदम अभी नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट पर चढ़ने का ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। ठीक है ना, इतना आप लोग लिखेंगे। नौवां क्वेश्चन है कि लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दिया। यानी लेखिका यानी बछेंद्री पाल ने जब एवरेस्ट के सबसे ऊंची चोटी पर यानी एकदम जब वो शिखर पर चढ़ गई तो वहां पर पहुंचने पर कर्नल खुल्लर ने उनको बधाई किस तरीके से दिया। तो लिखेंगे कि कर्नल खुल्लर ने लेखिका को बधाई देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। ठीक है, देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम अलग होगा। ठीक है, इतना उन्होंने बधाई देते हुए बोला था, तो इतना आप लोग लिख देंगे।
चलिए अब हम देखते हैं लिखित प्रश्नों को। तो लिखित प्रश्नों में का नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में देना है, याद रखिएगा 25 से 30 शब्दों में ही उत्तर लिखना है। तो नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका भौचक्की रह गई। ठीक है, उसने टेढ़ी मेढ़ी चोटियों को देखा जो ऐसा लग रहा था मानो कोई बर्फीली नदी बह रही हो। ठीक है, ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग। ठीक है, उसे एवरेस्ट का सौंदर्य बहुत अच्छा लगा और वह उस पर मोहित हो गई। इतना आप लोग लिखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए भाई। दूसरा क्वेश्चन है कि डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दिया उन लोगों को? ठीक है, तो डॉक्टर मीनू मेहता ने लेखिका को एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाने का तरीका सिखाया। ठीक है, साथ ही लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करना बताया। बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को कैसे बांधना है, ये सब चीज़ें उन्होंने बताया। साथ ही अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में भी उन्होंने बताया। अभियांत्रिकी कार्य मतलब जहाँ पे साइंस और मैथ का यूज करके कुछ ना कुछ दिमाग लगाया जाए। ठीक है ना, यानी अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में भी उन्होंने बताया। इतना आप लोग लिखेंगे, या फिर आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं कि बांधने का तरीका बताया, बस इतना भी आप लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तो लिखेंगे कि तेनजिंग ने लेखिका को पक्की पर्वतीय लड़की कहा। क्या कहा? पक्की पर्वतीय लड़की कहा, और कहा कि उन्हें पहले ही प्रयास में शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि लेखिका एक पर्वतीय लड़की जैसी दिखती है। इतना आप लोग लिखेंगे भाई। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? ठीक है, तो हम आगे लिखेंगे कि लेखिका को अपने दल के सदस्यों, कौन कौन से सदस्य थे जिनमें लोपसांग थे, अंगदोर जी थे, प्रेमचंद जी थे, एनडी शेरपा थे, की था, जय और मीनू शामिल थे। इन सभी के साथ चढ़ाई करनी थी। इतना आप सभी को लिखना है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है कि लोपसांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? तो हम लिखेंगे कि लोपसांग ने अपनी स्विस छुरी का उपयोग करके तंबू का रास्ता साफ किया। ठीक है, स्विस छुरी के जरिए उन्होंने तंबू का रास्ता साफ किया। एक बड़े बर्फ के पिंड के गिरने से तंबू जो था वो नष्ट हो गया था और लेखिका बर्फ में दब गई थी। ठीक है ना, तो लोपसांग ने क्या किया कि छुरी से बर्फ को काट करके लेखिका को बाहर निकाला। इतना आप लोग लिखेंगे। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं कि साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? तो लिखेंगे कि साउथ कोल कैंप पहुंचने के बाद लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी के लिए खाना, कुकिंग गैस और ऑक्सीजन सिलेंडर इत्यादि इकट्ठा किया है। ठीक है, उसने अपने दल के सदस्यों की मदद करने के लिए थर्मस में जूस और चाय भरने के लिए नीचे उतरने का भी फैसला किया। इतना आप लोग लिखेंगे। ठीक है ना, उन्होंने नीचे उतरा कि भाई ले लेंगे चाय वगैरह तो दिक्कत नहीं होगी, किसी को ठंडक महसूस होगी तो उसको पिला देंगे, है ना। इतना आप लोग लिखेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर खा नंबर कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में आप सभी को देना है, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है कि उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? ठीक है ना, यानी किन चीज़ों के बारे में उपनेता प्रेमचंद ने बताया? तो लिखेंगे कि उपनेता प्रेमचंद ने पहली सबसे बड़ी बाधा के बारे में बताया था, जो कि थी खुम्भु हिमपात। ठीक है, खुम्भु हिमपात से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि उनके दल ने कैंप 1 तक, ठीक है, कैंप 1 तक का रास्ता जो है साफ कर दिया है। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि कैंप 1 तक का रास्ता क्लियर हो गया है और पुल बना करके, रस्सियां बांध करके तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित करके सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। ठीक है, उन्होंने इतना बताया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि ग्लेशियर जो है ये बर्फ़ की नदी होती है और बर्फ़ का गिरना अभी भी जारी है। ठीक है ना, ग्लेशियर बह रही है तो लगातार बर्फ़ गिर रही है, हिमपात हो रहा है, जिसकी वजह से बनाए हुए रास्ते दोबारा खराब हो सकते हैं। भाई रास्तों में बर्फ़ गिर जाएगी तो रास्ते भी दब जाएंगे और हमें दोबारा रास्ते बनाने पड़ सकते हैं, इसलिए इस सब चीज़ों के प्रति उन्होंने अवगत कराया। दूसरा प्रश्न है कि हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? तो हिमपात मतलब बर्फ़ का गिरना। ठीक है ना, तो लिखेंगे कि ग्लेशियर के बहने से, ग्लेशियर यानी बर्फ़ की नदी, तो जब बर्फ़ की नदी बहती है दोस्तों तो उससे अक्सर बर्फ़ में हलचल मच जाती है। ठीक है, और जिससे बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं वो गिरने लगती हैं और इस स्थिति को हम लोग हिमपात की स्थिति कहते हैं।
हिमपात के कारण कई तरह के परिवर्तन आते हैं दोस्तों, जैसे तापमान में कमी हो जाती है, जब तेज़ी से हिमपात होता है तो टेम्परेचर बहुत तेज़ी से घटता है, ठीक है ना। साथ ही साथ यातायात में बाधा आ जाती है, रास्तों में गिरेगा तो निश्चित सी बात है भाई यातायात बाधित हो जाएगा। साथ ही पानी का भंडारण हो जाता है, कृषि पर प्रभाव पड़ जाता है, पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ जाता है। इतना आप सभी लोग लिखेंगे। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है हमारे सामने कि लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया गया है, ठीक है ना। तो लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन बहुत ही भयानक और खतरनाक है दोस्तों, ठीक है। ये बर्फ कहाँ से गिरी थी, तो ये लाहोसे ग्लेशियर से टूट करके आया था। जो बर्फ का पिंड उनके तंबू के ऊपर गिरा था ना, ये कहाँ से आया था, लाहोसे ग्लेशियर से टूट करके, और एक विशाल हिमपुंज के रूप में उनके तंबू पर गिरा था, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि तंबू पूरी तरह से नष्ट हो गया था और यह बर्फ का टुकड़ा यानी हिमखंड जो था अनेक बड़े बड़े हिमखंडों को अपने अंदर समाये हुए था, ठीक है ना। और ये एक्सप्रेस रेलगाड़ी से भी तेज गति और भयंकर आवाज़ के साथ ढलान से नीचे आया था, ठीक है ना। यानी रेलगाड़ी से भी तेज स्पीड के साथ और विकराल साउंड के साथ ये गिरा था, यानी बहुत ज़्यादा धमाका हुआ था जब ये गिरा था। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि लेखिका को देखकर की जो है वो हक्का बक्का आखिर क्यों रह गया, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि लेखिका को देख करके की हक्का बक्का इसलिए रह गया क्योंकि लेखिका पहले ही साउथ पोल पर पहुंच चुकी थी। की से पहले लेखिका साउथ पोल पर पहुंच गई थी, फिर भी अपने साथियों की मदद करने के लिए वो वापस दुर्गम पहाड़ियों से नीचे उतर रही थी, ठीक है। वापस वो दुर्गम पहाड़ियों से नीचे क्यों उतर रही थी, क्योंकि वो चाय और जूस लेने जा रही थी, ठीक है। यह देखकर की को आश्चर्य हुआ कि लेखिका जो कि एक पर्वतारोही है इतनी खतरनाक स्थिति में भी दूसरों की मदद के लिए तैयार है, ठीक है। इतना आप सभी लोग लिखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है कि एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए थे, उनका वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का स्पष्ट आंसर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ज़्यादातर लोग इसका आंसर गलत बता रहे हैं, लेकिन मैंने पूरा चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है, तब मुझे लगा कि यहाँ शायद 5 या 6 कैंप बने थे, ठीक है ना। तो हालांकि आपका गलत नहीं होगा, आप ऐसे लिखिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल 6 कैंप बनाए गए थे, ठीक है, जिनका वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहला कैंप जो था दोस्तों, फर्स्ट नंबर कैंप जो था उसका नाम था बेस कैंप। यह सबसे निचला कैंप था जहां से सभी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही थी, यानी कैप्टन वगैरह सब यहीं पे थे, ठीक है। इतना आप लोग लिखेंगे। दूसरा है सेकेंड कैंप जो था, इसका नाम था कैंप 1, ठीक है। ये 6000 मीटर की ऊंचाई पर खुम्भु हिमपात से ठीक ऊपर बनाया गया था। और तीसरा कैंप जो था दोस्तों, तीसरा कैंप जो था ये कैंप 2 इसका नाम है, और ये चढ़ाई के रास्ते पर बना था। चौथा कैंप जो था यह लाहौसे की बर्फीली सीधी ढलान पर बनाया गया था, ठीक है ना। हालांकि लेखिका ने चैप्टर में इसको कैंप 1, इसको कैंप 2, इसको कैंप 3 बोला है, लेकिन बेस कैंप भी तो एक कैंप था ना, इसलिए हम इसकी चर्चा भी करेंगे। कैंप 1 इसको मानेंगे, कैंप 2 इसको, कैंप 3 इसको, कैंप 4 इसको, ठीक है। और कैंप 4 को हम 5वां कैंप मानेंगे गिनती की दृष्टि से, ठीक है। बाकी लेखिका के दृष्टिकोण से चौथा कैंप था। लिखेंगे यह 7900 मीटर की ऊंचाई पर साउथ पोल पर बनाया गया था। और लास्ट जो था 6वां कैंप, उसका नाम था शिखर कैंप, और यह सबसे अंतिम कैंप था और एवरेस्ट की ठीक नीचे स्थित था, ठीक है। अब आप लोग इसको जब एग्जाम में लिखेंगे तो ऐसे लिखना, पहला कैंप डाल के बेस कैंप की चर्चा करना, दूसरा कैंप 1, फिर तीसरा कैंप, मतलब ऐसे ही आपको सेम टू सेम लिखना है जैसे मैं लिखा हूँ। चलिए अब हम देखते हैं 6वां क्वेश्चन कि चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी। तो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई के समय स्थिति बहुत ही खतरनाक और चुनौतियों से परिपूर्ण थी, ठीक है ना। चोटी जो थी वो शंकु के आकार की थी और बहुत ही संकरी थी दोस्तों, जिससे 2 लोगों का एक साथ खड़ा होना भी बहुत मुश्किल था। उसमें 2 लोगों से एक साथ खड़े हो ही नहीं सकते थे, ठीक है। चारों तरफ तेज हवाओं के कारण बर्फ उड़ रही थी, जिससे कुछ भी वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। इतना आप लोग लिखेंगे। 7वां क्वेश्चन है कि सम्मिलित अभियान में, यानी एवरेस्ट पर चढ़ने का ये जो सम्मिलित अभियान था, इसमें सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बछेंद्री पाल के किस कार्य से मिलता है। यानी बछेंद्री ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे हमें पता चलता है कि इस सम्मिलित अभियान में लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति सहयोग एवं सहायता की भावना बहुत ज़्यादा थी, है ना। तो लिखेंगे कि बछेंद्री पाल के सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय उनके द्वारा साउथ पोल कैंप पहुंचने के बाद अपने दल के सदस्यों के लिए जूस और चाय लेकर बर्फीली हवा में नीचे उतरने के कार्य से, चाय लेने के लिए बर्फीली हवा में नीचे उतरने के कार्य से पता चलता है। क्योंकि दोस्तों उन्होंने इतनी मतलब साउथ पोल कैंप पर पहुंचने के बाद भी
उन्होंने अपने साथियों के लिए जूस और चाय लेने के लिए वहाँ से नीचे उतरा। ठीक है ना, तो इससे हमें पता चलता है कि भाई बछेंद्री पाल जो थी सहयोग एवं सहायता की भावना उनके अंदर थी। ठीक है, इससे हमें यहाँ पर पता चलता है। गा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। हमें आशय स्पष्ट करना है। पहला क्वेश्चन है कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। इसका आशय क्या है? तो लिखेंगे कि कर्नल खुल्लर ने शेरपा कुली की मृत्यु के बाद अभियान दल के सदस्यों के उत्साहवर्धन के लिए कहा था। यानी जब ये समाचार मिला कि हाँ एक कुली की मृत्यु हो गई है यहीं पे, तो इससे सभी लोग दुख हो गए थे। ठीक है, सभी लोग दुखी हो गए थे, सबके अंदर अवसाद व्याप्त हो गया था। लेकिन कर्नल खुल्लर ने सबको मोटिवेट करने के लिए कहा था कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करना एक महान अभियान है, एक बड़ा काम है और इसमें खतरे तो होते ही हैं। ठीक है, और कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। इस तरह की घटनाओं से विचलित ना होकर के साहस और धैर्य के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, इस पंक्ति का जनरल सा आशय ये है, इतना आप लोग लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर मतलब बर्फ की खाइयों में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। यानी लेखिका लिखती हैं कि वहाँ पर जमीन में दरार पड़ जाती है अचानक। ठीक है, और वो दरार फैल करके बड़ी सी खाई बन जाती है। ये विचार ही बहुत खतरनाक है दोस्तों, वास्तव में जो देखेगा उसका क्या हाल होगा। ठीक है, और इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। यानी लेखिका को लोगों ने ये बताया था कि जब आप लोग वहाँ पे जाएंगे चढ़ाई करने तो वहाँ पर क्या होगा, आप पूरी चढ़ाई के दौरान देखेंगे कि ये हिमपात जो है आपके सभी साथियों में से करीब 1 दर्जन साथियों को प्रतिदिन परेशान करेगा। कहने का मतलब कि हिमपात से आपके बहुत सारे साथी प्रभावित होंगे और बहुत सारों की तो मृत्यु भी हो जाएगी। इस चीज़ की जानकारी की वजह से लेखिका और सभी लोगों के अंदर और भी ज़्यादा डर व्याप्त था। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे कि इस कथन का आशय है कि हिमपात के कारण धरातल पर दरार पड़ जाती है और वह चौड़ी होकर के गहरी खाई बन जाती है, जिससे खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है, साथ ही अभियान दल के सदस्यों को इस बात की भी जानकारी थी कि शिखर तक पहुंचने तक में हिमपात से उनके बहुत सारे साथी प्रभावित होंगे और बहुत सारों की तो मृत्यु भी होगी, है ना। इस सब चीज़ों को वो जानते थे भली भांति, इतना आप लोग लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेट लिया, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। इसका आशय क्या है? तो हम लिखेंगे कि जब लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गईं तो तब उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्हें अपने माता पिता की याद आ गई। ठीक है ना, उन्होंने वहां पर एक यादगार निशान छोड़ने के लिए दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा को लाल कपड़े में लपेट करके बर्फ में दबा दिया ताकि उनकी एक याद बनी रहे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।